प्यारे छात्रों, सुप्रभात। आज हम लोग दक्षिण भारत वाले पेपर में एक टॉपिक है दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का प्रभाव। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर जो विवरण हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे छात्रों, हम सब लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। हम कह सकते हैं कि खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके काल में दक्षिण भारत के जो शासक थे वो निश्चित रूप से आपस में संघर्ष कर रहे थे। एक दूसरे के बीच वैमनस्यता थी, एक दूसरे के बीच द्वेष था। अलाउद्दीन खिलजी अपने उत्तर भारत के अभियानों में सफल होकर अपना ध्यान दक्षिण भारत की तरफ मुखातिब करता है और जब दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को देखता है तो उसे लगता है कि अगर हम दक्षिण भारत पर आक्रमण करते हैं, इन विभिन्न शासकों के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो वहाँ से हमको प्रारंभिक रूप से बहुत सारा अमूल्य धन, अकूत संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति को अच्छी तरह देखते हुए, अपनी दूरदर्शी दृष्टिकोण को रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान करता है और अपने समकालीन दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, जिसमें देवगिरी का यादव राजवंश, होयसल राजवंश, काकतीय राजवंश तथा पांड्य राजवंश के समकालीन शासकों पर आक्रमण करता है। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम देवगिरी के यादव वंश के संबंध में अगर चर्चा करें तो देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन देवगिरी शासक था उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी 1296 में आक्रमण करता है और संयोग की बात यह है या चिंतन का विषय यह है कि इस आक्रमण के समय देवगिरी के समीपवर्ती जो होयसल शासक है वह अलाउद्दीन खिलजी को धन उपलब्ध कराता है और साथ ही मार्ग बताता है। अंततः जो भी हो, अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र के ऊपर 1296 में आक्रमण करता है और उसको परास्त करता है और देवगिरी के जो शासक हैं वह अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन, हाथी घोड़ा देने के साथ ही एक वार्षिक कर देने की प्रतिज्ञा करता है और यह प्रक्रिया 1304 ईस्वी तक चलती है। 1304 ईस्वी के बाद रामचंद्र का लड़का शंकरदेव के कहने पर रामचंद्र इस वार्षिक कर को देना बंद कर देता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी नाराज होता है और पुनः अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण करता है और एक बार पुनः शंकरदेव पराजित होता है, वो मारा जाता है और देवगिरी पर अधिकार हो जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो रामचंद्र था वह अलाउद्दीन खिलजी से नतमस्तक होकर के अधीनता स्वीकार कर लिया था और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी उसको रायाने की उपाधि प्रदान किया था और स्वार्थ में वह अन्य राजवंशों के लिए सहयोगकारी के रूप में कार्य करता रहा।
जो भी हो, इस पर अलग अलग मत आते हैं, लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर अधिकार कर लेता है, उसे अपना अधीन बनाता है। इसके बाद से अगर हम होयसल राजवंश के संबंध में देखें तो होयसल राजवंश का जो शासक है, जो समकालीन अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन शासक है, जिसका वो है बल्लाल तृतीय। बल्लाल तृतीय पर अलाउद्दीन खिलजी 1310 में अपने सेनापति मालिक गफूर के नेतृत्व में आक्रमण करता है और उसकी राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण कर लेता है। हम लोग जानते भी हैं कि अगर दूसरे के लिए अगर हम लोग गड्ढा खोदेंगे तो वह आदमी स्वयं उसमें गिरता है। निश्चित रूप से होयसल शासक के लिए भी यही होता है, क्योंकि यह होयसल शासक ही जो था वह देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को सहयोग दिया था और इस कमजोरी को अलाउद्दीन खिलजी बखूबी समझ गया था। इस तरह से हम देखें तो होयसल पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और होयसल से भी बहुत सारे जो है धन संपत्ति जो है क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाता है। इसके बाद से हम काकतीय राजवंश के संदर्भ में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन काकतीय शासक प्रतापरुद्र था, जो काकतीय राज शासिका रुद्रांबा के बेटी का बेटा था। चूँकि रुद्रांबा के कोई बेटा नहीं था, इसलिए अपने बेटी के बेटे को राजा के रूप में नियुक्त की थी। प्रतापरुद्र एक तरह से एक लंबे समय तक अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिकार करता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन अंततः प्रतापरुद्र को भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मालिक गफूर के नेतृत्व में एक उसमें दुर्ग में बंद कर दिया जाता है और राशन की समाप्ति हो जाने पर अंततः काकतीय शासक प्रतापरुद्र को भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ती है और बहुत सारा धन उसे देना पड़ता है। इस तरह से काकतीय राजवंश पर भी उसका अधिकार हो जाता है। अंतिम रूप से हम देखें तो इस संबंध में पांड्य राजवंश का भी वही स्थिति होती है, लेकिन पांड्य राजवंश में एक समस्या यह होती है कि पांड्यों पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार का जो मूल कारण था वह उनके उत्तराधिकार संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण देना था और इस निमंत्रण को बखूबी अलाउद्दीन खिलजी समझ रहा था। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति था। इस कमजोरी का लाभ उठाकर वह पांड्य राजवंश पर भी आक्रमण कर देता है। हम देखते हैं कि समकालीन पांड्य शासक द्वितीय जटावर्मा वीरपांड्य जो है अपने भाई तृतीय जटावर्मन सुंदर पांड्य को पदस्थापित करके शासन प्राप्त किए रहता है। इस स्थिति पर तृतीय जटावर्मा सुंदर पांड्य अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण देता है, उसे सहायता मांगता है। इसका लाभ उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी आता है और पांड्य शासक द्वितीय जटावर्मा वीरपांड्य पर आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण में उसका सेनापति मालिक गफूर उसे परास्त करता है। यह विवरण नहीं प्राप्त होता है कि वह जो है तृतीय जटावर्मा सुंदर पांड्य को गद्दी देता है कि नहीं देता है, लेकिन यह सुंदर पांड्य पर भी आक्रमण कर बहुत सारा संपत्ति प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है छात्रों कि निश्चित रूप से दक्षिण भारत के जो समकालीन शासक थे, इनका जो आपसी संघर्ष था वो निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक सुअवसर प्राप्त किया और उस सुअवसर के आधार पर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का फ़ायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया और वहाँ से अकूत संपत्ति प्राप्त कर अपने अन्य अभियानों के लिए सहयोग के रूप में उसका सहायता प्राप्त किया। जय भारत, जय भारत।